ध्रुव राठी। You are the reason I love India. नमस्कार दोस्तों। ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है। कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज तो आरएसएस वाले लोग हैं। वन कमेंट, आप ध्रुव राठी की बहन लगते हो। When did you first become involved in Indian politics? What kind of leader does India need today? मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं। इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। अभी धुरंधर मूवी निकली तो आपने डायरेक्टर को बोला आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया। मैं कुछ भी बोलता हूँ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। ध्रुव लेफ्टिस्ट है, ध्रुव लिबरल है, ध्रुव कांग्रेस भक्त है, ध्रुव आप सपोर्टर है, क्या है ध्रुव? वन कमेंट जो आप सब मेरी वीडियोस के नीचे लिखते हो वो है कि आप ध्रुव राठी की बहन लगते हो। तो आज ध्रुव से एक भाई की तरह बात करूंगी, क्योंकि एक भाई की ही तरह उनसे बहुत कुछ सीखा है, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, लाइफ में रेजिलियंस और हार्डवर्क के लिए भी। 1994 में बर्थ हुआ। रोहतक में पेरेंट्स मिडिल क्लास से थे तो कमाई ज़्यादा नहीं दी, बट मदर का टीचिंग एटीट्यूड और फादर का इंजीनियरिंग माइंडसेट आज भी ध्रुव की वीडियोस में दिखता है। आज भी वो 8th क्लास का बच्चा दिखता है जिसे सिर्फ वेबकैम नहीं मिला था, वीडियो बनाने का जज्बा भी मिला था। आपने पूरा वीडियो देखा है वो वाला? एक ही वीडियो में तो आपने अपनी लाइफ की बात की है। और ध्रुव के आज 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आसान नहीं है। एंटरटेनमेंट में व्यूज फिर भी आ जाते हैं, बट एजुकेशन को मासी बनाना इज डिफिकल्ट। आज कई सारे यूट्यूबर्स हैं, पर 11 साल पहले इसे शुरू करने के लिए थैंक यू ध्रुव, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर डूइंग माय दिस प्लेजर। विद लर्न आवर एम इज कि हम भारत के हर डिस्ट्रिक्ट से क्रिएटर क्रिएट करें। तो अगर आपको इस कॉन्वर्जेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कमेंट में ज़रूर लिखना, और ध्रुव को थैंक यू भी बोलना ये करने के लिए। थैंक यू ध्रुव। व्हाई डिड यू से यस टू दिस? आप यूजुअली ये नहीं करते हो। I like your channel a lot, like the work you do. I think, are you from a journalist background? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ना? जर्नलिस्ट कैसे डिफाइन करते हो? I feel like you adhere to those values first and foremost, and then you make your content. बाकी कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इसे सिर्फ व्यूज के पीछे भागते हैं या वो करते हैं, बट यू बिलीव इन सम वैल्यूज। आई कैन सी दैट इन योर कंटेंट, and you stick to them. Thank you. I did my master's in media and culture studies. That's why. That's why you're so good at it. Thank you so much, Dhruv. Dhruv, I'll begin with एक क्वेश्चन जो सब आपसे पूछते हैं, एक थप्पा जो लोग आप पे लगाते हैं, वो है कि ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है, जर्मनी में बैठ के इंडिया की बातें कैसे कर सकता है? हाँ। तो क्यों जाना हुआ जर्मनी, और क्या डिस्टेंस? सवाल थोड़ा उल्टा है, बिकॉज मैं जर्मनी पहले गया था, यूट्यूब बाद में आया था। I was 17 when I moved to Germany. पढ़ाई के लिए आई डिड माई बैचलर्स देयर। आई थिंक 2-3 साल बैचलर्स करी, और उस प्रोसेस के दौरान जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब शुरू किया था मैंने चैनल, और उसके बाद से जो भी कुछ डेवलप किया मैंने वहीं पर रह के किया था। I spoke on things I was passionate about, and the question is कि उसके बाद भी मैंने वहाँ रहना क्यों चूज किया, and this is because of my partner, I would say, because it's not a decision that I alone can take. I need to see कि यूली की क्या ख्वाहिशें हैं, उन्हें वो कहाँ पे कंफर्टेबल है, कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उससे मुझे याद आया, कुछ कंट्रोवर्शियल बोलूं? बोलो। वो तो बोल ही दो। ये जैसे मुझे ये लोग काफी बार, इन्हें कुछ मिलता नहीं है मेरे खिलाफ बोलने को, तो जर्मन शेफर्ड करके मुझे बुलाते हैं ये। सबसे
ज्यादा अगर कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज तो आरएसएस वाले लोग हैं वो, क्योंकि आरएसएस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जर्मन्स और इटालियन से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है कि आप यकीन नहीं करोगे। जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुसोलिनी की उस वक्त एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उनका ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर उनकी ड्रिल्स तक सब कुछ आरएसएस वालों ने कॉपी किया है। कुछ इंडियन है ही नहीं आरएसएस के बारे में। इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी आइडियोलॉजी जर्मनी से इंस्पायर्ड है, इटली से इंस्पायर्ड है, जो उस वक्त 1930s 1920s में होते थे। तो ये सुनकर मुझे बड़ी हंसी आती है जब ये लोग मुझे कहते हैं, क्योंकि किसी दिन मैं आरएसएस पे वीडियो बनाऊंगा तो ये सब बताऊंगा डिटेल में कि एक्चुअली में अगर कोई जर्मन शेफर्ड है तो वो ये आरएसएस के लोग हैं जो हर चीज में जर्मनी से इंस्पायर्ड हैं। हिटलर से इनके गोलवल्कर ने तो अपनी किताब में खुद लिखा हुआ है कि ये हिटलर से कितना इंस्पायर्ड फील करते हैं। डू यू थिंक ये जो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, वो आपको एक एम्पावरमेंट भी देता है इन पिकिंग अप सर्टेन टॉपिक्स एंड इश्यूज इन योर वीडियोस? डेफिनेटली it's both an advantage and a disadvantage. Advantages in the sense कि डेली प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, एंड अगर मैं इंडिया में रहता, आई ऑल्सो सी कि लोग कितना मुझसे मिलते हैं, मुझे हाइप अप करते हैं, इट गेट्स इन योर हेड। तो if I live far away from that, I'm disconnected from that, so I'm more grounded, I would say, and I hope to stay more humble because of that. That is one reason why I feel like I don't feel as popular or as famous. And what was I saying? The disadvantage is that of course कुछ issues उतने अच्छे से नहीं समझ में आते because I'm away. ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। जैसे क्या कोई एग्जाम्पल होगा कि कोई इशू जो क्रिएटर जर्मनी में रह के नहीं समझ सकता अबाउट इंडिया? आई मीन मेरी टीम पूरी इंडिया में है, तो मैं उनसे ऑफ कोर्स डिस्कस करता हूँ, वो इंडिया में रहते हैं, तो कई बार डिस्कस करते करते ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा सरप्राइज होता हूँ कि मैंने तो न्यूज़ में ये पढ़ा था लेकिन एक्चुअली में ऐसा है। तो वो ऐसा बताते हैं। और फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन का हो गया या कुछ, कि मैं कितना इमेजिन कर रहा हूँ और कितना एक्चुअली में क्या फील हो रहा है, वो फीलिंग लानी थोड़ी मुश्किल होती है कुछ चीज़ों पर। सो माय पार्टनर इज फ्रॉम बड़ौदा एंड नाउ वी आर स्टेइंग इन दिल्ली, एंड सिंस वी मूव टू दिल्ली वो हमेशा क्रिप करता रहेगा कि दिस इज डेडली, द पोल्यूशन इज डेडली, whereas my parents have always stayed in Delhi. तो उनके लिए वो नॉर्मल है। तो आई एम श्योर दैट इज also a kind of attitude that you might be experiencing. It's also really gives you a different perspective also, because मैंने अपने पेरेंट्स के घर में, वो भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो अपने पेरेंट्स के घर में जाके वही एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाया जो मैं खुद अपने घर में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। और तो वो मुझे कहते हैं तो हवा साफ है आज तो बड़ा साफ मौसम है। और मैंने कहा ये तो PM 2.5 80 पे दिखा रहा है, 80 तो सीधा रेड कैटेगरी में, एनीथिंग अबव 20 इज लाइक रेड, इट्स 4 times वर्स देन इट शुड बी एक्चुअली। एंड दे लाइक नहीं आज तो हवा साफ है, ये तो ऐसे ही दिखाता रहता है। ये अच्छा पॉइंट है कि हाउ इज योर रिलेशनशिप इमोशनली विद द पेरेंट्स व्हेन इट कम्स टू कंटेंट? They like my content, they support it, I would say. जैसे my father, when I told my parents कि ध्रुव से बात करने जा रही हूँ, मम्मा बहुत एक्साइटेड थी। मम्मा बोलती है कि कितना फिट है, कितना कॉन्फिडेंटली बात करता है। एंड पापा बहुत डरे हुए थे, अच्छा, कि कंट्रोवर्शियल हो सकता है। डू योर पेरेंट्स गेट स्कैर्ड व्हेन यू? अब उन्हें आदत हो गई। पहले शुरू में थोड़ा लगता था, अब उन्हें आदत हो गई। उन्हें पता है कि मैं कुछ भी बोलता हूँ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। वन पॉइंट दैट यू सेड ध्रुव वाज, आप जर्मनी में रहते हो क्योंकि यूलीज कंफर्ट मैटर्स। कैसा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्टनर इन योर वर्क? In some ways she's involved a lot, and in other ways not so much also. Like
she's involved in the sense of, you know, helping me film sometimes, and vlogs में बहुत ज़्यादा यूली मदद करती है, but the main channel work, like, she's not that involved. Like, she's not, she doesn't, she understands and knows a lot about Indian politics, but she's not that involved in it. हाँ. अभी धुरंधर मूवी निकली तो आपने उसके डायरेक्टर को बोला कि वो बीजेपी का चाटुकार प्रोपेगेंडिस्ट है. ये सिमिलर चीज एनिमल मूवी के वक्त भी हुई थी. प्रोपेगेंडा फिल्म बोला गया था. एनिमल को प्रोपेगेंडा नहीं बोला था मैंने. आई थिंक मिसोजिनिस्ट और हाइपर वायलेंट फिल्म बोला था कि जो वैल्यूज वो प्रमोट कर रही है वो सही नहीं है. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ अल्फा मेल या फिर अल्फा? एग्जैक्टली, हाँ, वो चीज़ें प्रमोट कर रही थी. दोनों का क्रिटिसिज्म अलग पॉइंट्स पर था. आई थिंक धुरंधर वाला क्रिटिसिज्म इज मोर अबाउट पॉलिटिक्स, कि ये एक प्रो बीजेपी फिल्म है. बीजेपी का पॉलिटिकल स्लोगन जो है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है. किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल स्लोगन अपनी फिल्म में यूज कर लेना इस तरीके से, और पुरानी सरकारों को गद्दार दिखाना, एंटी नेशनल दिखाना, इट्स प्योरली अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, आई वुड से. पर लोगों ने तो बहुत डिसलाइक की ना ये वीडियो. हाँ, डिसलाइक करी. कई लोगों को लगा कि मैं फिल्म बॉयकॉट करने को कह रहा हूँ या उसको करने को कह रहा हूँ. ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था. मैंने कभी ये नहीं कहा कि फिल्म जाके मत देखो. और कुछ लोग फिर कंपेयर करने लग गए कि देखो 1000 करोड़ कमा लिए इसके वीडियो के बाद. मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि अगर मेरा वीडियो तो 3 हफ्ते बाद रिलीज हुआ था फिल्म के रिलीज होने के. तो मेरा इंटेंशन ये था कि जो भी लोग फिल्म देखने जाएं, एक बार वो इस वीडियो को देखें. और व्यूज से दिख ही रहा है कि आई थिंक अप्रोक्सीमेटली जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है, सब लोगों ने वीडियो भी देखा है. और वो फिल्म को एक एंटरटेनमेंट की तरीके से लें, और फिल्म में दिखाए गए इवेंट्स पर यकीन ना करें कि वो सच है. और ये मेरा इंटेंशन आई थिंक फुलफिल हो गया इस वीडियो से. दैट वाज माय ओनली इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. कैसे बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री प्रोपेगेंडा फैलाती है. क्योंकि धुरंधर तो एक ही एग्जाम्पल है. हाँ, पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स सही में. हाँ, ऐसे मैंने केरला स्टोरी पे भी बनाया था. हाँ. तो क्या वो आइडियोलॉजी है जो हमारी मूवीज प्रमोट कर रही हैं, और कौन से टाइप के ट्रोप्स के थ्रू, थीम्स के थ्रू वो प्रमोट कर रही है? वो तो दिख ही रहा है कि किस टाइप की एक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है. बट प्रॉब्लम मुझे उससे भी नहीं है कि एक आइडियोलॉजी को क्यों प्रमोट किया जा रहा है. मैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करता हूँ. मैं तो कहता हूँ कि बनाओ, जिसको बनानी है ऐसी मूवीज बनाओ. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक ही साइड की मूवीज अलाउ की जा रही हैं. दूसरी साइड की मूवीज बिल्कुल भी, मतलब सितारे जमी पर रिलीज हो रही है, एक कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल फिल्म. उसमें भी कहा जा रहा है कि नहीं, पहले डिस्क्लेमर उसके वीडियो के शुरू में एक प्रधानमंत्री मोदी का कोट डालो. वहां पे भी बीजेपी को प्रमोट करने को फोर्स किया जा रहा है. तो ये सेंसर बोर्ड की तरफ से, सेंसर बोर्ड एक तरीके से बीजेपी के आर्म की तरह बिहेव कर रहा है. और जितनी भी फिल्में रिलीज हो रही हैं उन सब में जबरदस्ती करी जा रही है कि इसमें भी प्रो बीजेपी कुछ डालो, कुछ ना कुछ डालो जिसमें मोदी की तारीफ हो रही हो या बीजेपी की तारीफ हो रही हो. और कोई भी ऐसी चीज जिसमें थोड़ा सा भी अगेंस्ट हो जाए, उन फिल्मों को रिलीज ही नहीं करने दिया जाता. एक पंजाब 95 आई थिंक फिल्म है, उसे रिलीज नहीं करने दिया जा रहा है. और बहुत सारी हैं. आई थिंक ये तो वो हैं जो दिख रही हैं. कई सारे फिल्म डायरेक्टर्स और फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुझसे बात करते हैं, पर्सनली बात करते हैं, पब्लिकली नहीं बोलते. तो वो बताते हैं कि कैसे वो ये फिल्म बनाना चाह रहे थे लेकिन पूरा प्रोजेक्ट ही शेल्फ हो गया इस चीज़ की वजह से. बहुत सारी फिल्में बनने से पहले ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म को रिलीज ही नहीं होने देगा. यहाँ पर दिक्कत आती है. तो इन दैट सेंस धुरंधर फिल्म से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती मुझे अगर इस टाइप की एंटी बीजेपी फिल्म्स भी अलाउड होती सिनेमा हॉल में रिलीज होनी. और ये चीज पर एडिंग टू दैट मेरे को ये भी लगता है कि ये चीज हमेशा से रही है कि एक इंडिया वर्सेस द अदर, या फिर बॉर्डर, एक मैस्कुलिन नेशन दिखाना, पाकिस्तान चाइना को के कंप्लीटली अगेंस्ट हो जाना. इंडिया अपनी आइडेंटिटी डिराइव करता है एक वॉर नेशन होने से. आई थिंक गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया आइडेंटिटी डिराइव करे इस चीज से. लेकिन लोगों को इतना मतलब नहीं है इन चीजों से.
आम लोगों को इतना कोई मतलब नहीं है चीजों से। आई एग्री। ये भी एक नैरेटिव है हाँ कि आप इस चीज के बारे में केयर करो, एग्जैक्टली जबकि इश्यूज बहुत सारे हैं हमारे कंट्री में। एक एनिमल मूवी पे क्या था, एनिमल मूवी को बोला कि ये बहुत अल्फा मेल नैरेटिव दिखाती है। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो फिल्म का हीरो है उसे क्या क्या चीजें करते हुए दिखाई गई हैं, कि किस तरीके से वो औरतों को ट्रीट कर रहा है, किस तरीके से औरतों के सामने बिहेव कर रहा है। और उसमें भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती अगर फिल्म में ये दिखाया जाता कि उसे इसका कॉन्सिक्वेंस बेयर करने को मिल रहा है। और ये फिल्म में कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता कि ये हीरो नहीं था फिर। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने जो बाद में अपनी स्टेटमेंट्स दी और बाद में जो फिल्म के बारे में इंटरव्यूज के दौरान कहा, बार बार इसे एज ए हीरो पोर्ट्रे करना और उनका खुद का माइंडसेट जो है वो प्रॉब्लमैटिक है यहाँ पे। एग्जैक्टली। जब फिल्म्स पे वीडियोस बनाते हो, फिल्म्स को क्रिटिक करते हो, तो क्या बैकलैश ज्यादा आता है? ज्यादा आता है। फॉर सम रीजन लोग फिल्म्स को लेकर ज्यादा पैशनेट हैं एज कम्पेयर टू पॉलिटिक्स। मतलब एक मुझे याद है KGF 2 के ट्रेलर पे रिएक्ट करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो से जितनी गालियां मुझे मिली थी ना, आज तक किसी और वीडियो से नहीं मिली, किसी और वीडियो से नहीं मिली। कितना भी पॉलिटिकल वीडियो कोई ना कोई कुछ बनाया हो मैंने, तो पता नहीं लोग फिल्म को लेकर, अपने फिल्म के हीरोज को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल है इंडिया में। हाँ, ये चीज आपने भी कही कि आप इंडिया में नहीं रहते हो क्योंकि हम्बल फील कर पाते हो बाहर रह के। हाँ। एक हीरो वर्शिपिंग जो इंडिया में हाँ। कॉमन है, और ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही नहीं, साउथ इंडिया में तो और भी ज्यादा कॉमन है। इस पॉडकास्ट को शूट करना ना इजी नहीं था क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च हुए। इसे हमने रिकॉर्ड किया दुबई में, तो फ्लाइट का खर्चा था, स्टूडियो को बुक किया, होटल बुक किया। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतने पैसे लगेंगे, क्योंकि मैं तो अपने कमरे से ही रोज एक रील डाल देती थी पर पैसे नहीं कमा पाती थी। तब मेरे बेस्ट फ्रेंड लोकेश ने बोला चल साथ काम करते हैं। ऐसे वो मेरा को फाउंडर बना और आज वो सिर्फ मेरी सैलरी नहीं देता, मेरी 40 लोगों की टीम की सैलरी भी देता है। हर महीने कई सारी ब्रांड डील्स लेके आता है और अब वो ला रहा है अपनी पहली लाइव वर्कशॉप, मेक मनी फ्रॉम कंटेंट। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम पैसे कमाते हैं फ्रॉम मेकिंग वीडियोस, और अपनी ब्रांडेड स्क्रिप्ट फ्री में आपको देंगे। तो अभी ज्वाइन करो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि पहले 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा एक स्पेशल डिस्काउंट। शाहरुख खान को भी आपने नहीं छोड़ा था? छोड़ा नहीं, लोग बहुत ज्यादा बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं इंस्टाग्राम पे कि उसने ये डेरोगेटरी वर्ड्स यूज कर रहे हैं शाहरुख खान के खिलाफ। तो इस वीडियो में कुछ ऐसा है नहीं। मैंने बस एक सवाल पूछा है शाहरुख खान से और बड़े पोलाइटली पूछा है। कोई अब्यूजेस का यूज नहीं किया मैंने, कोई ऐसा नहीं किया कि मैं जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। आई जेन्युइनली फील, जो मैंने सवाल पूछा है कि क्यों शाहरुख खान ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझाओ जरा। और इस पे एक फॉलोअप भी बनता है वैसे, क्योंकि शाहरुख खान के फैंस कई बारी हर जगह रिप्लाई देते हैं कि उनका कोई पुराना वो कोट है कि अगर पान मसाला इतना ही बुरा है तो सरकार क्यों नहीं बैन कर देती पान मसाला को। हाँ, मतलब खुद की कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, हर चीज सरकार के उस पर ही रहकर करोगे। मतलब दुनिया के, देश के नंबर 1 सुपरस्टार बन गए हो और फिर भी आप सरकार की तरफ देख रहे हो कि भाई सरकार सही करे इस चीज को, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आपका इतना स्टेटस है सोसाइटी में, यू आर द नंबर 1 सुपरस्टार, तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा है। वो डायलॉग है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितने ज्यादा आपका स्टेटस ज्यादा है सोसाइटी में, आपकी पावर ज्यादा है, उतनी ही ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं बहाने देकर शाहरुख खान। और एक और उनका कोट है जो लोग कई बार वो दिखाते हैं। एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि पहले अमीर बन जाओ फिर फिलोसोफर बनना। Don't become a philosopher before you become rich. तो मैं भी शाहरुख खान से पूछना चाहूंगा, भाई और कितना अमीर बनना है आपको? बन गए बिलियनियर बन गए हो, अब तो बन जाओ फिलोसोफर, या ये भी काफी नहीं है, और भी अमीर बनना है फिर फिलोसोफर बनोगे। इस चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि जैसे व्हेन आई थिंक अबाउट पान मसाला या फिर अल्कोहल या फिर सिगरेट,
मेरे को थोड़ा ग्रे जोन पर्सनली इसलिए लगता है क्योंकि कई सारे लोकल अल्कोहल्स हैं इंडिया में जो कि लोगों के एवरीडे कंजम्पशन का पार्ट है, बट एट द सेम टाइम वो हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो आप कैसे एक चीज को गुड और बैड की तरह डिफाइन करते हो? आई थिंक पान मसाला का तो क्लियर है, उसमें तो कुछ नहीं है। तो यहाँ तो पान मसाला की बात हो रही है। आई थिंक अल्कोहल पे मैं गया भी नहीं अभी। अल्कोहल जैसा आपने कहा थोड़ा सा ग्रे एरिया में आ जाता है क्योंकि कई सारे कल्चर्स का हिस्सा है अल्कोहल, और वहां पे बस लोगों को समझाया जाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये तो कॉर्पोरेट कल्चर को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, जो इंडस्ट्रीज बन गई है इनके ऊपर पूरी की पूरी, और लोगों का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश की जा रही है इन इंडस्ट्रीज के द्वारा कि बार बार ऐड दिखाते रहो ताकि लोगों को लगे मुझे भी ट्राई करना है, ये क्या चीज है। उस पॉइंट को मैं ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, मतलब आप ऊपर से देख रहे हो उस लेंस को, रादर देन मतलब आप टॉप पंचिंग अप कर रहे हो इस इशू में। नहीं तो अल्कोहल पे भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन उसमें वो एक जनरल अवेयरनेस के टाइप पे है। वहां पे लोगों को समझाना जरूरी है कि ये आपकी हेल्थ के लिए खराब चीज है, आपको नहीं पीनी चाहिए। हाँ, वो कंप्लीटली एक सेपरेट टॉपिक आ जाता है। एक चीज आपने बोली कि इस वीडियो पे आपने बहुत पोलाइटली बोला है। हाँ। आप कैसे बोलना चाहते हो और ऑडियंस उसको कैसे लेती है? ये चीज हम मीडिया में बहुत पढ़ते थे। हाँ। कि मीडिया कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग अपॉन किसकी कहाँ पे कौन क्या बेस्ड है, क्या अपब्रिंगिंग रही है, उनके लाइफ कैसी है। सो हाउ डू यू डील विद दैट डिलेमा कि मैंने तो बना दिया, अब लोगों ने कैसा लिया वो उनके ऊपर है, ऐसी सोच है या फिर? नहीं, ऐसी सोच भी नहीं है, क्योंकि हमेशा ये सोचना होता है कि लोग कैसे उसे परसीव करेंगे। तो थोड़ा तो ये दिमाग में रहता ही है कि लोग कैसे परसीव करेंगे। कि मैं कभी अब्यूजेस यूज नहीं करता हूँ किसी भी वीडियो में, और ये वीडियोस की बात ही नहीं है। मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि अब्यूजेस नहीं यूज करनी चाहिए डेली लाइफ में। तो मैं कभी भी, आप मुझे बाहर भी कभी मिलोगे, मैं कभी गालियां नहीं देता हूँ किसी भी चीज को लेकर, मस्ती में भी नहीं। तो वही एटीट्यूड मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ, और आई थिंक मैं, लेकिन इस चीज को हमेशा कंसिडर करके रखता हूँ कि लोग उसे कैसे परसीव करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सकते हो कि कभी ऐसा सोचा होगा कि ये लाइन को मैं ऐसे बोल देता हूँ, या फिर ये वर्ड यूज नहीं करता हूँ, या फिर इस टॉपिक पे इस एंगल से वीडियो बनाता हूँ? नहीं, बहुत बार सोचा है। तो बहुत बार सोचा है कि एग्जैक्टली मैं कैसे बोलूँ उस चीज को, ताकि उसका कोई गलत मतलब ना निकाल सके। इस पर तो टीम से बहुत देर तक बात होती है। मैं टीम के बाकी मेंबर से भी सजेशन लेता हूँ कि क्या ये तरीका सही है बोलने का, या थोड़ा टोन डाउन किया जाए, या थोड़ा टोन अप किया जाए। हम काफी चर्चा करते हैं इसके बारे में। हाँ, कोई एक चर्चा के अंदर लेके जाओगे हमको, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या लाइन पे अगर कोई डिस्कशन हुआ हो रिसेंटली? धुरंधर वाला वीडियो ही ले लो। मैंने काफी देर तक डिस्कशन करी थी टीम से कि क्या आदित्य धर को बीजेपी का चाटुकार प्रोपेगेंडिस्ट बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो काफी सोचा हमने अलग अलग एंगल से इस चीज को, लेकिन फिर फाइनली फैसला लिया कि बोलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस यहाँ पर लेना जरूरी है, ताकि इन डायरेक्टर्स को भी पता लगे कि ये क्या लेगेसी सेट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। कहीं ये फ्यूचर में जाके ये नहीं कहें कि जब सरकार बदलेगी, नहीं हम तो बस अपना काम कर रहे थे, सरकार की तरफ से प्रेशर आ रहा था इसलिए हमने ये सब किया। तो ये मैसेज सेंड करना जरूरी है फिल्म इंडस्ट्री को कि आज जो भी आप कर रहे हो, देखना जिस दिन सरकार बदलेगी, आप पलटोगे तो आपका बिहेवियर जनता के सामने सब रिकॉर्ड किया जा रहा है सब देखा जा रहा है कि क्या कर रहे थे आप तब। क्या ध्रुव राठी भी पलटेगा? मैं क्यों पलटूंगा? जब सरकार बदलेगी, मान लो कांग्रेस की सरकार पावर में आती है, तो कांग्रेस के अगेंस्ट बोलोगे? ऑफ कोर्स, मैं जो ज्यादातर वीडियोस होते हैं मेरे, वो रियल इश्यूज को लेकर होते हैं, जो इश्यूज लोगों को कंसर्न करते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उन्हीं की बात करूंगा। When did you first become involved in Indian politics? It was the 2011 anti-corruption movement, अन्ना हजारे की जो थी।
आई थिंक बहुत से लोगों को उसी के बाद इंटरेस्ट आया था पॉलिटिक्स में. एंड लुकिंग बैक जो भी था वो वी कैन से वॉट एवर अबाउट दिस कि कितना फंडेड था कितना नहीं था, वो कितना लेजिट था कितना नहीं था, बट आई थिंक इट इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी. Where were you in 2011? In India I was completing my 12th. और दिल्ली में? दिल्ली में ही. हाँ. अच्छा, तो कभी ऐसा होता था कि प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी भी निकले हैं कि देश बदलेंगे? प्रोटेस्ट में नहीं निकला था मैं, वो पेरेंट्स तो बहुत अगेंस्ट हैं उसके, और तब तो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है. प्रोटेस्ट में नहीं निकला था मैं, बट मैं मीडिया पर फॉलो कर रहा था बहुत पैशनेटली. तो ध्रुव, लोग बहुत सारे टैग्स आप पे लगाते हैं. ध्रुव लेफ्टिस्ट है, ध्रुव लिबरल है, ध्रुव कांग्रेस भक्त है, ध्रुव आप सपोर्टर है. हाँ. क्या है ध्रुव? तो कुछ वैल्यूज हैं मेरी जिनमें मैं बिलीव करता हूँ, एंड दीज वैल्यूज आर मोर अलाइंड टू यू नो सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर्स, ऑब्वियसली बिकॉज हमें दिखता ही है कि एंड आई वुड से कि मैं ओपनली कहता हूँ कि आई बिलीव इन दीज थिंग्स, वन ऑफ विच इज रैशनलिज्म, promoting scientific temper. Second is liberty, supporting freedom of expression and inclusivity. And third is tolerance and coexistence. There are some values which I believe in. अब जिन लोगों को ये नहीं पसंद आती तो वो मुझे ट्रोल करने के लिए कभी ये कहते हैं कांग्रेसी, या फिर आई थिंक जस्ट टू अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो कहते हैं कि ही मस्ट बी फंडेड बाय सम पार्टी, कहीं जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा होगा, चाइनीज पार्टी फंड कर रही होगी. बट द ट्रूथ इज कोई फंड नहीं कर रहा है मुझे. इनफैक्ट जो ये चीज़ लोग कह रहे हैं उनकी फंडिंग देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी. आज ही की खबर है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन आरएसएस से मिल रही है. तो किस बेसिस पर मिल रही है? वो एक आरएसएस खुद को एक एनजीओ कहती है, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से क्यों मिलना चाहेंगे? क्या वहां पे कुछ भी एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं? हम देखो, और मेरा तो कभी किसी से मुलाकात नहीं हुई है मेरी. तो कौन सी पार्टी है अभी जो ये तीन जो ध्रुव राठी की मॉरल्स है उनसे अलाइन करती है? आई थिंक पार्टीज ऊपर से कहती कुछ है, लेकिन जब एक्चुअली में इलेक्शंस का टाइम आता है तो वो करती कुछ और है. और ये सभी पार्टीज के लिए एप्लीकेबल है. एंड वन बिग रीजन इज बिकॉज ये जो वैल्यूज हैं ये इंडियन पॉपुलेशन में एज अ होल इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक टेम्पर, आई एम एन एथिस्ट, आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन. लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन कल को उठ के कहे कि मैं किसी धर्म में नहीं मानता हूँ, मैं एथिस्ट हूँ, आई थिंक वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकता. आज के दिन आई थिंक कोई एथिस्ट पॉलिटिशियन इलेक्शन जीतना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आई फील लाइक, राइट? एंड दैट्स व्हाई पार्टीज से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स, बिकॉज दे नो कि इन चीज़ों पर वोट नहीं मिलने हैं हमें. बट आई नो कि सम लीडर्स, उनकी बातों से पता लग जाता है वो किन वैल्यू से ज्यादा अलाइन करते हैं पर्सनली. तो अभी कौन सी ऐसी पार्टी है जो करते हो जिससे जो लगता है एटलीस्ट होप है कि जब तक इलेक्ट नहीं होगी तब तक तो? मैं ऐसे किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा आई थिंक, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कल को. देयर सो मेनी थिंग्स इन पॉलिटिक्स. आप देखते हो कि कभी किसी की अलायंस टूट गई, कभी कोई किसी के साथ जाके जुड़ गया, कभी कोई बंदा किसी पार्टी से निकल के किस में चला गया. सबके कुछ के पर्सनल मोटिव्स हैं, कुछ के आइडियोलॉजिकल मोटिव्स हैं. तो ऐसे किसी एक पार्टी के पीछे अपना सपोर्ट दे देना ठीक नहीं लगता मुझे. ठीक है, आई एग्री टू योर पॉइंट कि एक एथिस्ट शायद पॉलिटिकल लीडर इंडिया में आज नहीं आ सकता. आज नहीं आ सकता, शायद 20 साल बाद 30 साल बाद हो सकता है शायद. इनफैक्ट ये एक्सेप्ट करना कि मैं एथिस्ट हूँ भी इज अ वेरी रीसेंट फिनोमेना. हाँ, मैं भी एथिस्ट हूँ. अच्छा. बट कई बार जब हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि इस रिलीजन में ये फूड हैबिट्स होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने वीडियो बनाई कि हिंदू सिर्फ वेजिटेरियन नहीं खाते. कई टेम्पल्स हैं इंडिया में जहाँ पे नॉन वेज अलग अलग टाइप का प्रसाद मिलता है.
तो then people get very very touched, affected. What are other things that India as a country जब एक पॉलिटिकल लीडर चूज करती है तो कौन सी चीजें वो अभी एक्सेप्ट करने नहीं कर रही है? जैसे एथीज्म कैन बी वन ऑफ दोस थिंग्स. Are there any other I think things? freedom of expression is also another one of those things. और लोगों को लिबर्टी देना रहने की अपनी मर्जी से, how they wish to live, how they wish to dress, how they किससे मिलना जुलना है, किससे दोस्ती करनी है. क्योंकि काफ़ी हद तक पुरानी जनरेशन के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ये लिबर्टी नहीं देते हैं कि वो किसके साथ जाके शादी कर रहे हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, कौन सी जॉब में जा रहे हैं. पेरेंट्स इन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखना चाहते हैं. तो यही वैल्यूज़ फिर पॉलिटिकल लीडर्स में भी रिफ्लेक्ट करती हैं. अगर कोई लीडर बोले उठ के कि मैं सबको आज़ादी देता हूँ कि आपकी मर्जी किसके साथ दोस्ती करो, क्या कपड़े पहनो, कैसा खाना खाओ, सब आपकी मर्जी है, नहीं पसंद आएगा मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ये चीज़. So then how do you run a country which is based on diversity? कि हमारी कंट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती मेरे को ये लगती है कि इतने विभिन्न तरीके की बोलियां, भाषा, रहने के तरीके, खाने के तरीके, पहनने के तरीके हैं. बट हाउ डू यू देन govern that? Is that then a challenge or a good thing? It is a challenge, I think. But I think it all depends on the way you communicate to people and you teach people. I think we have a bigger role to play here than politicians. We are the ones who change the society, the civil society and the culture. And I feel like in some sense लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगा नहीं करूँगा, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से बाहर रह के जो मैं चेंज ला सकता हूँ वो ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल होगा एज कम्पेयर टू बीन इन पॉलिटिक्स. क्योंकि एक बारी लोगों में चेंज आ गया तो पॉलिटिशियंस में वो चेंज अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा. आई एग्री. और मेरे को लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया रेडी होगी बात करने के लिए. जैसे मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस के बारे में लोग बात करें. और वो हमारी जनरेशन, हमारा जो प्रोफेशन है, वो उसी के थ्रू वो अल्टरनेट कॉन्वर्जेशंस आगे बढ़ेंगी. अदरवाइज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो फिल्म्स हो या फिर न्यूज़, उसने तो ये गड़बड़ी मचाई ही है. तभी मैं कहता हूँ कि हर चीज़ से इम्पैक्ट पड़ता है एक्चुअली में. हम तो एक एस्पेक्ट है, फिल्मों से भी इम्पैक्ट पड़ता है, मीडिया से भी इम्पैक्ट पड़ता है, आसपास स्कूल में बच्चे क्या कहते हैं उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है. हर एक चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है जिससे माहौल क्रिएट होता है, बनता है एनवायरनमेंट. एक और थीम जो ध्रुव को क्रिटिक किया जाता है कि ध्रुव रिलीजन के अगेंस्ट है, और आपने कई बार वर्ड अंधभक्त यूज किया है अपनी वीडियोस में. कैसे यूज करते हो इस वर्ड को? पहले तो कुछ एग्जांपल्स हमें दे दो. तो रिलीजन्स के मैं इवन दो आई एम एन एथिस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजियस पीपल और रिलीजन. आई फील लाइक रिलीजन हैज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन आवर कल्चर. क्योंकि बहुत से देशों में, बहुत से स्टेट्स में जो कल्चर है वो रिलीजन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है. तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दैट. जो ये वीडियोस हैं ये फ्रॉड लोगों के ऊपर हैं जो रिलीजन को यूज़ कर रहे हैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, और इसका कोई रिलीजन से कोई लेना देना नहीं इस बाबा का. और ज़्यादातर बाबाओं का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं. वो एक नंबर के फ्रॉड हैं बस, जो अपनी दुकान चला रहे हैं रिलीजन के नाम पर. और कई कंपनीज भी ये करती हैं, कई पॉलिटिशियंस भी ये करते हैं. और लोगों को लगता है कि जो लोग दुकान चला रहे हैं रिलीजन के नाम पर वही लोग हमारे रिलीजन की बात कर रहे हैं, फेवर में बात कर रहे हैं. तो कुछ लोग इन चीज़ों को सेपरेट नहीं कर पाते. इवन दिस एस्ट्रोलॉजी वीडियो, तो एस्ट्रोलॉजी का तो रिलीजन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. इनफैक्ट कुछ लोग इसे एंटी हिंदू बोलते हैं. इंडिया से ज़्यादा तो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में एस्ट्रोलॉजी को किया जाता है, लेकिन ये भी फ्रॉड है, एक नंबर की फ्रॉड चीज़ है.
कुछ नहीं होता एस्ट्रोलॉजी जैसा बिल्कुल। हाँ क्यों ग्रह सही समय अभी हम लोग मैरिज जो एक बच्चे से भी लॉजिकली पूछोगे ना, एक आई थिंक 6th-7th क्लास के बच्चे से भी पूछ कर देख लो, क्या आपको लगता है कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स इतना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि सेलेक्टिवली धरती पर रहने वाले कुछ लोगों को उसका इम्पैक्ट पड़े, कुछ को ना पड़े उसका इम्पैक्ट? तो वो भी बोलेगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी बूढ़े बूढ़े लोग, एडल्ट्स इसमें बिलीव करते हैं, पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, क्योंकि वो सहारा ढूंढ रहे हैं कि मुझे लाइफ में कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाए। तो कोई एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागता है, कोई इन फ्रॉड बाबाओं के पीछे भागता है। ये प्रॉब्लम अभी मैं खुद फेस कर रही हूँ। हाँ इस साल हमारी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ तो जो डेट मेरे को चाहिए हाँ वो अशुभ डेट है। चलो वो तो छोड़ो, हाँ, हम हाँ। दोनों 4 साल से साथ हैं, पर अब शादी की बात आ रही है तो कुंडली ग्रह मिलाए जा रहे हैं। ओह, अच्छा, थैंकफुली आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने सब नहीं किया था। और तो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि समहाउ प्लेनेट कहाँ थे जब मैं पैदा हुई, हाँ हाँ वो इम्पैक्ट करेंगे उस लड़के की लाइफ। ठीक है ध्रुव, एक तो हाँ। आपको हिंदू लोग कहेंगे कि हम्म। आप एंटी रिलीजन हो, एंटी हिंदुइज्म हो, क्योंकि आप ये वीडियोस बनाते हो। हाँ। लेकिन एज एन एथीस्ट मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने आप को एथीस्ट कहते हो, फिर भी आपने एक वीडियो बनाई है और कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें आप lessons that you can take from रामायण या फिर Yes. religious scriptures भी दिखाते हो। तो ये कैसा एथीस्ट हुआ जो नहीं, तो जैसा मैंने कहा, स्ट्रांगली बिलीव कि रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड it is something that should be celebrated. It is something that should be included in our society in some ways. तो मैंने बस लोगों को ये कहने की कोशिश करी है कि इन चीज़ों में लिटरली मत यकीन करो, बल्कि इनसे सीख लो जो चीज़ें आप इनसे सीख सकते हो। हाँ, एंड पर्पस इसके पीछे भी वही है कि जो लोग जो बाबा हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कंपनीज हैं, रिलीजन के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं, आप अगर इन चीज़ों को थोड़ा और गहराई से समझ पाओगे तो उनसे बेवकूफ़ नहीं बनोगे आप। पर्पस इन तीनों वीडियो के पीछे सेम है। पर अगर आप एक रिलीजन को सेलिब्रेट करते हो तो आप उसे प्रमोट भी तो कर रहे हो। in the cultural sense I would say not. Okay. हाँ, क्योंकि होली भी हम सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आप वो एथीस्ट हो जो रिलीजन को कल्चरल एस्पेक्ट से फॉलो करेगा, बट कुछ जो नॉर्म्स हैं उनको शायद नहीं अपनाएगा। हाँ हाँ, बट इट्स मोर देन दैट। इवन आर्किटेक्चर फॉर एग्जांपल, कि जो इंडिया का हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है, कभी मुगल से इंस्पायर्ड है, तो कभी पास्ट हिंदू किंगडम से इंस्पायर्ड है। तो आई बिलीव इन प्रिजर्विंग ऑल दोज आल्सो, यू नो। आई बिलीव कि तो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है रिलीजन कल्चर से। हाँ, एंड आई बिलीव कि अगर सब कुछ एलिमिनेट कर दिया तो एक बहुत ही खराब डिस्टोपिया बन जाएगा वर्ल्ड। अगर सारे हमने रिलीजियस सिंबल्स हटा दिए, हर चीज़ से फेस्टिवल्स में यकीन करना बंद कर दिया, ड्रेसिंग स्टाइल, ये सब कुछ, फ्लेवर खत्म हो जाएगा दुनिया से। ये मेरा भी एक पर्सनल डिलेमा रहता है कि मैं बोलती हूँ कि रिलीजन एंटी विमेन है बहुत, लेकिन फिर मैं देखती भी हूँ कि मेरी ही मदर या फिर अ लॉट ऑफ विमेन derive their sense of comfort and answers to this world through religion. That's true. और मैं पर्सनली एथीस्ट मानती हूँ, बट दिवाली में जब घर वाले मिलते हैं तो अच्छा लगता है। So I agree with you कि कल्चर और रिलीजन बहुत मिक्स्ड है। रिलीजन के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम कैरी कर सकते हैं फॉरवर्ड। Exactly. एक और फैसिनेशन, जब थीम्स की बात करते हैं, तो एक फैसिनेशन जो ध्रुव का है वो है
बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड। हाँ हाँ, कहाँ से आया ये फैसिनेशन? जेन्युइनली मैं इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा बचपन से। हाँ, मैं काफ़ी नेट जियो, डिस्कवरी चैनल ये बहुत देखा करता था। हाँ अब फील होता है मैन वर्सेस वाइल्ड जैसा। हाँ, अब फील होता है थोड़ा बहुत। ग्रिल्स। बट काफ़ी वीडियोस इनमें से आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग भी हैं, जैसे कि ये मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट 571 वाला। इट्स टाइटल्ड एज लाइक अ मिस्ट्री वीडियो, बट आई फील ये एक रियल स्टोरी है जो वीडियो देखने के बाद आपको इतनी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी कि आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव वीडियो है ये। Many of the stories I choose, which are like these, are actually very inspiring and motivational. इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा इस पे डबल टैप करूंगी हाँ कि जब ध्रुव एक स्टोरी चूज करता है, हाँ ठीक है, उसमें मिस्ट्री वर्ड आ रहा है, हम्म। लेकिन दूसरी लेयर जो आपने ऐड की, इंस्पिरेशन भी है। इंस्पिरेशन, हाँ, because that's the tagline of my channel, explainers that inspire. They inspire you for something or other. तो जैसे अगर मिस्ट्री कोई हुई है जिसका कोई आंसर नहीं है या फिर उसमें इंस्पिरेशन नहीं है, तो ध्रुव नहीं करेगा वो वीडियो। नहीं, ऐसा नहीं है। आई फील लाइक कई कई एस्पेक्ट से मैं देखता हूँ। एक तो कितना इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल कहानी है। अगर किसी की कोई बहुत डिप्रेसिंग एंडिंग होती है तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ उस स्टोरी को चूज करना, क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं है कि एंटरटेन करके लोगों को डिप्रेस्ड फील कराना। लेकिन एक और एस्पेक्ट है साइंटिफिक टेम्पर। आई फील लाइक जैसे बर्मुडा ट्रायंगल वाला हो गया या अपोलो 11 मून लैंडिंग वाला हो गया, तो ये तो अपोलो 11 तो चलो वो हो गया कि एक बहुत ही बड़ी कंस्पिरेसी है जिसमें लोग यकीन करते हैं कि अमेरिका कभी मून पर लैंड ही नहीं किया था। तो दिस इज डिबंकिंग दैट, दिस इज डिबंकिंग अ मिथ। बर्मुडा ट्रायंगल में इट्स ऑल्सो डिबंकिंग अ पॉपुलर नोशन कि लोगों को क्या लगता है यहाँ पर है, और साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना है, वुड से। हमारी कंपनी ना काफी यूज करती है एआई, बट एट द सेम टाइम एक ह्यूमन एआई के रिजल्ट को चेक भी करता है। नहीं, ये तो जरूरी है, हाँ। है ना? सो व्हाट डू यू थिंक आर एग्जैक्ट लिमिटेशंस ऑफ एआई एंड व्हाट आर रियली गुड एसेट्स ऑफ एआई? लेट्स टॉक अ लिटिल बिट I अबाउट। think fact checking is actually a very good asset of AI. If you हम AI Fiesta में क्या करता हूँ मैं, स्क्रिप्ट आने के बाद सारे AI मॉडल्स में स्क्रिप्ट अपलोड कर देता हूँ। सब अलग अलग गलतियाँ ढूंढ के निकालते हैं, वहाँ पे एक टेबल बना देते हैं गलतियाँ ढूंढ के, और ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। और किस चीज के लिए एआई फिएस्टा को यूज करते हो इन योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी? आइडिएशन में यूज़ नहीं होता है AI का इतना, क्योंकि जैसे मैंने बताया आइडिएशन के लिए वो एक्सेल टेबल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा आई थिंक AI का यूज़ होता है विजुअल्स बनाने में, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है। AI के पहले एडिटर्स कहते हैं कि अभी हमें तो पता भी नहीं हम कैसे विजुअल्स बनाया करते थे। हाँ, तो वो एक बहुत अच्छा सबसे बेस्ट यूज केस वही है, दैट इन फैक्ट चेकिंग आउट से। ध्रुव ने एक वीडियो बनाई जिसके थंबनेल पे जानवी कपूर को यूज किया। हाँ वीडियो एक और कंट्रोवर्सी जिसमें लोगों ने बोला कि क्योंकि जानवी ने बोला है कि बांग्लादेश में हिंदूज को मार रहे हैं, इसलिए ध्रुव ने उनके अगेंस्ट वीडियो बना दी। दो चीजों पे मैं इस पे बात करना चाहूंगी। पहली, क्या हुआ था उस इशू में, बट मोर इम्पोर्टेंटली what are the elements that Dhruv thinks about when making a thumbnail of the video? तो ये जो लोगों ने कहा था कि जानवी कपूर ने बांग्लादेशी हिंदूज पर पोस्ट किया, ये उसी दिन किया था जिस दिन वीडियो रिलीज हुआ था, और इस वीडियो को प्रोड्यूस करने में कम से कम 7 दिन लगे हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा किया जाना उस चीज़ पे। प्लस मैं एक ऐसी चीज़ को लेकर क्यों टारगेट करूंगा जानवी कपूर को जिस पर मैंने खुद रील बनाई है, तो ये चीज़ कोई कुछ भी सेंस नहीं बनाती। The reason Janvi Kapoor is on the thumbnail is because I feel like she's one of the most famous actress आज के दिन जिन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज करवाई हैं, और जिनकी प्लास्टिक सर्जरीज बड़े क्लियरली दिखती हैं चेहरे में। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा नाम नहीं मिला जो उतना फेमस हो। और ये वीडियो जानवी कपूर को टारगेट कर भी नहीं रहा है। इट्स मोर ऑफ एन एजुकेशनल वीडियो जो बता रहा है कि प्लास्टिक सर्जरीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और उनका समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और क्या सोचते हो जब
जैसे ये थंबनेल में जाह्नवी कपूर की बात होती भी ऑलमोस्ट निल है, बट फिर भी वो थंबनेल में है। तो थंबनेल की साइकोलॉजी ऑफ ध्रुव राठी, इट शुड रिप्रेजेंट द आइडिया दैट इज इन द वीडियो। आई फील लाइक ये उस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक चेहरा। मेरे को ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि कई बार जिस इंसान को ध्रुव थंबनेल पे दिखाता है उस इंसान की वीडियो में बात बस 2-3 मिनट ही हुई होती है। हाँ। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, हाँ, जैसे हाँ, केबीसी का बच्चा है, काफी बार ऐसा हुआ है। है ना, केबीसी वाला बच्चा है, उसकी वो थंबनेल में है पर उसकी बात बहुत कम हुई है वीडियो में। कोलकाता वाली वीडियो में भी, अतुल सुभाष वाली वीडियो में भी सिमिलरली ऐसा ही है। हाउ डू यू स्ट्रक्चर अ स्क्रिप्ट ध्रुव? तो ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिन पे लोग चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं, लेकिन इनके बारे में अपने आप में इनके बारे में बात करने में कुछ ऐसा वैल्यूएबल नॉलेज नहीं मिलेगी लोगों को। तो आई फील लाइक कि उस इशू से एसोसिएटेड जो डीपर इशू है उसके बारे में डिटेल में बात करना ज़्यादा सेंस बनाता है। इसलिए इस माइंडसेट से वीडियोस बनाए जाते हैं कि कुछ नया सीखने को मिले मुझे। तो क्या स्टार्टिंग में उस चीज़ के बारे में बात होगी और फिर हम लोग एक उस टॉपिक को ब्रॉडन करेंगे, या फिर क्या कुछ नंबर ऑफ मिनट्स हैं कि इस इतने मिनट्स नहीं, के लिए? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस स्टार्टिंग में उस चीज़ की थोड़ी बात करेंगे और हम उसके पीछे के डीपर इशू के बारे में बेसिकली लोगों को समझाएंगे। ठीक है। एक क्रिटिसिज्म जो ध्रुव का के लिए आता है लोगों का, वो ये है कि ध्रुव पर्सनल ओपिनियन ज़्यादा देता है, फैक्ट्स कम देता है। हाँ। उसको कैसे नेविगेट करते हो? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि पर्सनल ओपिनियन, जब भी मैं बोलता हूँ पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है या लिखा आता है वहाँ पे, तो इतना तो नहीं है। आई थिंक नहीं है, इतना नहीं है। आई थिंक 90% वीडियो इज ऑलवेज फैक्चुअल। जो ओपिनियन होता है वो तो आई थिंक 1-2 लाइनें ही होती हैं। और एक और जो आता है क्रिटिसिज्म, वो ये रहता है कि ध्रुव कहता है कि वो डेटा की बात करता है, पर कई बार वो वैसे टॉपिक्स ही नहीं उठाता जिसमें डेटा किसी और पार्टी को या फिर किसी और आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे। ठीक है। तो ओमिट करता है ध्रुव, वो टॉपिक्स ही नहीं चूज करता जिस पे कोई और। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर ये एक सर्कल बनाए हम यहाँ पे, दीज आर ऑल द इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन दिस वीक इन इंडिया। ठीक है, मीडिया अब इनमें से इन सारे इश्यूज की बात कर रहा है और ये ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है या मीडिया में ज़्यादा बताया नहीं जा रहा है इनके बारे में। अब मेरे पास यहाँ कैपेसिटी है 5-6 वीडियोस बनाने की। अब मैं इनमें से, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कौन कौन से चुनूँ इनमें से। या तो मैं ऐसे इश्यूज़ को चुनूँ जो सिर्फ ये 5-6 जो जिनकी कम बात हो रही है, या मैं ऐसे इश्यूज़ को चुनूँ जिनकी ज़्यादा बात हो रही है, या फिर मैं अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए बिल्कुल एक एग्जैक्ट बैलेंस ले लूँ इन चीज़ों का, जो कि मेरे लिए तो बहुत आसान है करना, टू बी ऑनेस्ट। अगर मुझे सिर्फ अपनी इमेज की चिंता होती और मुझे इसकी चिंता ना होती कि देश में प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, लोगों को किससे मदद मिल रही है, लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ क्या हैं, तो मैं यही करता कि 1 महीने में 6 वीडियोज़ हैं, इनमें से 3 टॉपिक्स ऐसे चुन लेता कि जो एंटी बीजेपी हैं, 3 ऐसे चुन लेता जो प्रो बीजेपी हैं, और मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता है ऐसा करना। लेकिन ये सही नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है कि एक्चुअल इश्यूज़ हैं जो निगलेक्ट हो जाएंगे, और जो जनता के इश्यूज़ जिनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो आई फील लाइक क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ऑलरेडी उन चीज़ों पर इतना डिटेल में बात किए जा रहा है, सरकार हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है अपना प्रचार करने में, और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं भी न्यूट्रल होके कुछ हिस्सा उस प्रचार में लगा दूं, अपना लिमिटेड टाइम का, लिमिटेड 5-6 वीडियोस का। आई थिंक ये देश के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, पर्सनली मैं सोचूं तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन देश के लिए अच्छा नहीं है ऐसा करना। ये अच्छा, मेरे को एडवाइस चाहिए इस चीज़ में कि हम लोग को कई बार ये कमेंट्स मिलते हैं हमारी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में कि आप सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाते हो, देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्या? तो फिर मेरे को ऐसा लगता है चलो ठीक है, हमने 2 वीडियोस अगर प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया है, तो अब मैं चली जाती हूँ कहीं सुंदर वीडियो बनाने या फिर अच्छा ही दिखाने। हाँ। अगर एक क्रिएटर ऐसा सोच रहा हो तो क्या वो सही सोच है या फिर?
मैं भी थोड़ा ब्रॉडली सोचता हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव इश्यूज की बात करते जाना थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो सकता है लोगों के लिए। तो आई डू फील कि तभी मैं वो इंस्पिरेशनल कहानियाँ और जो चीज़ें लोगों को मोटिवेट करें, जिनसे लोग एक्चुअली में एम्पावर्ड फील हों, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मेरे भी ऐसे ढेर सारे वीडियोस होते हैं बीच में जो ये वाले इमोशंस लाएं और लोगों में इंस्पिरेशन जगाएं। एंड आई थिंक बोथ आर इम्पोर्टेंट। एंड देन हाउ डू आई, एक और चीज जो मेरे को, अब मेरे केस ये शायद आपके केस में ना बैठे क्योंकि आप बाहर से बना रहे, जैसे हम लोग इंडिया में बना रहे हैं, ठीक है, वीडियोस। तो अब इट जस्ट सो हैपेंस कि हमने जो वीडियोस थोड़ी सी चैलेंजेस के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में दिखाई है, वो बीजेपी गवर्न स्टेट्स पे बनी है, और जो वीडियोस हमने खूबसूरती के बारे में दिखाई है वो नॉन बीजेपी गवर्न स्टेट्स के बारे में दिखाई है। हाँ। तो क्या अब मेरे को ऐसा सोचना चाहिए कि अब मैं खूबसूरती बीजेपी स्टेट्स में भी ढूंढूं और प्रॉब्लम्स नॉन बीजेपी स्टेट्स नहीं, में भी ये ढूंढूं? शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आपका लोग कंटेंट देखेंगे, इवेंचुअली कल को कोई नॉन बीजेपी स्टेट बीजेपी स्टेट बन जाएगी, कोई बीजेपी स्टेट नॉन बीजेपी स्टेट बन जाएगी। पार्टीज तो बदलती रहती हैं वहाँ पे, लेकिन आपने जो कंटेंट दिखाया है वो एक स्टेट का है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, किसी पार्टी का नहीं है वो। क्योंकि स्टेट हमेशा वही रहेगी आज से 10-15 साल बाद भी। अभी वोट चोरी की बात राहुल गांधी ने रखी, हमने एक वीडियो बनाई, उसमें एक फैक्चुअल मिस्टेक थी, तो हमें वो वीडियो हटानी पड़ी। अच्छा। लेकिन वो वीडियो जैसे ही बाहर गई, पहली बार हमारे कमेंट सेक्शन में हमने देखा कि आईटी सेल क्या होता है। हाँ। पहली बार देखा। आपने तो बहुत बार देखा होगा। तो कौन से ऐसे इंस्टेंसेस है जिसमें आईटी सेल या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने ध्रुव को अटैक किया है? बहुत बार देखा है मैंने कि वो पता लग जाता है उनके, अगर यूट्यूब पे स्पेशली अगर आप देखोगे कि जो कमेंट्स होते हैं सेम फ्रेजेस का यूज़ कर रहे हैं वो। एक जैसे मेरा वीडियो मैंने फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए बनाया है, आप देखो उसके कमेंट्स जाके देखो एक बारी। अब तो नॉर्मल लोगों के कमेंट्स आ गए हैं आई थिंक। तो एक समय पर इसके सारे कमेंट्स में एक ही चीज़ लिखी थी कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन जियोपॉलिटिक्स। सारे कमेंट सेम कह रहे थे। हाँ, सेम सी चीज़ें कह रहे थे वो। ये कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कि जो भी फॉरेन पॉलिसी है वो डिजास्टर नहीं है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, बल्कि वो तो ऐसी ही होती है फॉरेन पॉलिसी। आज कोई दोस्त है, कल कोई दुश्मन बन जाता है। तो जिन जिन वीडियोस में मुझे आईटी सेल का वो देखने को मिलता है, उसमें एक तो नंबर ऑफ कमेंट्स एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जो अकाउंट्स वो कमेंट कर रहे हैं उन अकाउंट्स में एक पैटर्न देखने को मिलता है। एक नाम आएगा, उसके बाद डैश और फिर रैंडम जम्बल्ड 6 लेटर वर्ड्स। हाँ, जैसे वो पासवर्ड टाइप नहीं करते हम, जो वो बनाते हैं। हाँ, तो बड़े आराम से पता लग जाता है कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड वो है जो अटैक है जो किया जा रहा है। हमारे केस में कई बार हम उन अकाउंट्स के अंदर जाते हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन में ऑरेंज झंडा बना हुआ होता है। हाँ, वो भी होता है। और कोई पोस्ट नहीं होता उनके फीड में। अच्छा, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा? इंस्टाग्राम पे जब हम देखते हैं तब। अच्छा, एक अच्छी चीज़ ये है कि वो जितना भी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर लें, अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ऑडियंस को पता है सच क्या है। आपकी ऑडियंस कहीं नहीं जा रही है। हाँ। कैसे ये चीज़ अपने आप को फील कराते हो कि ये बहुत बार हुई मेरे साथ ये चीज़। हाँ, जब भी मैंने कोई वीडियो बनाया, ऐसे एकदम से ट्रोल्स आए और सेम से कमेंट सबने करने शुरू कर दिए इमीडिएटली आकर, और उनके कमेंट्स देखकर लग रहा था उन्होंने वीडियो भी नहीं देखा है। हाँ। तो ये जब पहली बार हुआ ध्रुव के साथ कि कोई वीडियो ऐसी बनाई जिसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है या फिर एक पर्टिकुलर टाइप का ही क्रिटिसिज्म आ रहा है, क्या माइंडसेट था उस समय और अब कैसे वो डिफरेंट? सेम ही था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ों को और आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। इवन आपने ये देखा होगा कि ये जो बीजेपी आईटी सेल है, इसके कई ट्विटर अकाउंट्स हैं, इनके कई इंस्टाग्राम पेजेस हैं। जब भी कोई चीज़ होती है मेरे अगेंस्ट, इन्हें कुछ मिलता है तो सब साथ में शेयर करते हैं उसे,
सेम सी चीजें लिखकर हमेशा। कोई क्लिप वीडियो से निकाल के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्हें ले जानी हो तो सारे पेजेस पर एक ही दिन में आ जाती है वो चीज़। ट्विटर पर कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं। आप आई थिंक जब आपके साथ हुआ था मैंने भी देखा था कि सेम इन्हीं अकाउंट्स पे एक ही क्लिप काट काट के, जैसे कि पीछे से किसी ने दी हो कि जाओ अब इस क्लिप को शेयर करना है और ये चीज़ें आपको लिखनी है, और वो वही लिख के शेयर करते हैं। और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसी चीज को पिकअप करके मेन वही स्ट्रीम मीडिया चलाता तो है। हाँ उनका तो पूछो ही मत, हो कुछ भी मतलब बना देते हैं न्यूज़ किसी भी चीज़ पर। क्या कभी ध्रुव को थ्रेट्स आए हैं? वैसे जो थ्रेट्स हैं डीएम्स में इतना पढ़ता नहीं हूँ, आते रहते हैं वो तो, लेकिन वो ऐसे ही हैं, तो छोटे मोटे अकाउंट से, कोई वैसे सीरियस कोई थ्रेट नहीं है। और क्या कभी ध्रुव को किसी गवर्नमेंट पार्टी ने अप्रोच किया है कि आओ हमें ज्वाइन कर लो? ज्वाइन करने के लिए तो नहीं अप्रोच किया, आई थिंक नहीं। और हमारे साथ वीडियोस बनाओ, हमारे नहीं। लिए वीडियोस बनाओ। ना, क्योंकि आई थिंक उन्होंने 2024 इलेक्शंस में रियलाइज कर लिया कि जितना हम गाइड कर सकते हैं उससे बेटर ये कर रहा है और खुद इसे ही कर रहा है। हाँ, ऐसा क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि जितना काम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए था इश्यूज के बारे में बात करने के लिए, उससे ज्यादा कई सारे यूट्यूबर्स उस चीज को पिक कर रहे थे। यूट्यूबर्स ही नहीं, कई सारे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स भी Exactly, उस हाँ। चीज को पिक करके उस पे बात कर रहे थे। ये आलसी हैं ऑपोजिशन पार्टीज, कई ऑपोजिशन पार्टीज आलसी हैं। जैसे मैं कांग्रेस के बारे में ओपनली बोलूं तो मुझे लगता है, ये फीलिंग आती है कि वो बस उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग नाराज़ हों बीजेपी से और बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें वोट करें। उन्हें कोई प्रोएक्टिव उनकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं दिखता है इतना ज़्यादा ना। बहुत लेज़ी अप्रोच दिखता है उनकी तरफ से हर चीज़ में। रिएक्शनरी अप्रोच कि बीजेपी कुछ करती है तो वो अपना कुछ स्टेटमेंट देते हैं। खुद से आगे आके कुछ भी लीड करना चीज़ों को इतना नहीं दिखता है। कि खुद एक्चुअली प्रॉब्लम्स बताना एग्जैक्टली कि इस हाँ, मिनिस्टर ने अगर ये कोई सेक्सिस्ट स्टेटमेंट दी है या फिर हाँ। कोई रिलीजियस सेंटिमेंट, रिलीजियस चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है, तो हाँ। वो अभी गट्स नहीं है हाँ, किसी भी और वो पार्टी के ट्विटर पे एक पास। दो ट्वीट कर देते हैं लेकिन फिर कुछ आगे उसको कैरी ऑन नहीं करते उस मोमेंटम को कभी भी। काफी लोग कहते हैं कि हम्म। ध्रुव राठी की वजह से ये सीट्स कम मिली बीजेपी को। ध्रुव राठी मानता है कि ऐसा हुआ सच्ची में? जैसा मैंने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं क्या, और आई थिंक कई सारे फैक्टर्स साथ में अलाइन किए उस वक्त, वन ऑफ विच वाज दिस। तो टू सम एक्सटेंट यस, बट कितना बड़ा फैक्टर था ये बताना इम्पॉसिबल है। और क्या इंडिया में इलेक्शंस, इज इंडिया स्टिल अ डेमोक्रेसी? in some ways yes, in some ways not. I mean, ये कोई वो नहीं है, yes और no वाला क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम है, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, और हम कहीं ना कहीं यहाँ बीच में इस तरफ लाए करते हैं। हाँ, ये वर्ड ध्रुव ने चाट लिया, हर जगह यूज किया, डिक्टेटरशिप। हाँ, ये बोला कि इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स अ डायरेक्शन जो वन पार्टी अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। क्यों बोला, क्यों इतना हार्ड वर्ड यूज करना पड़ा? बिकॉज जो चीजें हो रही थी उस वक्त, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल देना, ये चीजें अभी भी हो रही हैं। सोनम वांगचुक जेल में है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो अपने आप में ही एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा भी दिया था, इन बॉन्ड्स को। कांग्रेस की जो फंडिंग है उस पर रोक लगा देना, एक प्लेइंग फील्ड नहीं है यहाँ पर, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है यहाँ पर गवर्नमेंट की और ऑपोजिशन पार्टीज की, यहाँ पे रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में। तो एक डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सबको इक्वल मौका मिले इलेक्शन जीतने का, और यहाँ पर किसी भी हालत में वैसा नहीं था। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो ये 240 सीट्स भी नहीं आती, ये 100 के आसपास रहती है सीट्स। और ये हर एस्पेक्ट से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मीडिया का भी यहाँ पे रोल है कि मीडिया मोर और लेस इक्वल कवरेज दे कि जो रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, दोनों की बातों को रखने का मौका दिया जाए, जो कि मीडिया ने नहीं दिया।
फंडिंग के का यहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए था, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से नहीं हुआ। एक पार्टी के पास 10 गुना 20 गुना ज़्यादा पैसे हैं एज कम्पेयर टू ऑल अदर पार्टीज कंबाइंड। पैसों में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। और फिर जो इलेक्शन कमीशन ने किया रूलिंग पार्टी को फेवर करना, तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये इतना जितना डेमोक्रेटिक हो सकता था उतना नहीं था ये। तो इसलिए मैंने इस स्ट्रॉन्ग वर्ड के लिए यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज़ किया। कैसा लीडर इंडिया को चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एंड आप इसका आंसर एग्जाम्पल्स के थ्रू भी दे सकते हो कि इस लीडर से हम ये क्वालिटी ले सकते हैं, उस लीडर से हम ये क्वालिटी ले सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लीडर डज इंडिया नीड टुडे? ये लीडर वर्शिप जो है ना, ये कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी वर्शिप जैसा है। हमें लीडर नहीं चाहिए, हमें एक सरकार चाहिए जो जनता के लिए काम करे। हमें एक ऐसा फूड मिनिस्टर चाहिए जो यहाँ पे फूड कंटेमिनेशन को अवॉइड कर सके, एक अच्छा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सके। हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिनिस्टर चाहिए जो साफ हवा दे सके। ये एक पूरी टीम का काम होता है। मोदी के आने के बाद ये परसेप्शन बिल्ड किया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए। कोई भी एक इंसान ये सब मैनेज नहीं कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत होती है चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिनको अथॉरिटी दी जाए कि वो खुद से काम करें। लेकिन यहाँ पे वो सारी अथॉरिटी छीन ली गई है। इवन चीफ मिनिस्टर्स के पास तक वो अथॉरिटी नहीं है खुद से काम करने की। वो भी नरेंद्र मोदी के अंडर पपेट्स बने हुए हैं सारे चीफ मिनिस्टर्स जो बीजेपी के हैं। कोई भी लीडर थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेता है, उसे इमीडिएटली कट डाउन टू साइज कर दिया जाता है। तो ये माइंडसेट ही गलत है कि हमें एक लीडर की तलाश होनी चाहिए जो ये सब करेगा। हमें देखना चाहिए कि कौन बेस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन सकता है, कौन बेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर बन सकता है, और हर एक के लिए अलग अलग हमें लोग लेने चाहिए जो अपनी फील्ड में बेस्ट हो और जिनकी नीयत अच्छी हो। तो जब लोग कहते थे कि बट मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन, उसको कैसे उसको क्या मैं यही बोलते कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही है। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। कौन सी ऐसी 4 मिनिस्ट्रीज है जिनको आप इंडिया में एट दिस मोमेंट टॉप पे रखोगे कि इन मिनिस्ट्रीज पे हमें काम करना चाहिए एज अ कंट्री? Environment is one of the most important ones, क्योंकि साफ हवा और साफ पानी वहीं से ही आता है। Then education is the second most important, I would say, क्योंकि जो नई जनरेशन है उसकी पोटेंशियल वहीं से ही डिटरमाइन होती है। And then I think healthcare is third most important one, because अगर लोग हेल्दी हैं, अगर हेल्थ केयर अच्छा है किसी कंट्री में, तो पॉवर्टी अपने आप नीचे चली जाती है और लोगों को एक अच्छी लाइफ जीने का मौका मिल पाता है। 3 चीजों में क्या चीज ध्रुव इम्प्रूव करना चाहेगा? एक एजुकेशन में, एक न्यूज में और एक कंटेंट क्रिएशन में। न्यूज का सबसे आसान है, न्यूज को फिक्स करना सबसे आसान है। सारी गवर्नमेंट फंडिंग पर बैन लगा दो। गवर्नमेंट फंडिंग अलाउड ही नहीं होनी चाहिए न्यूज चैनल्स को। अपने आप सारे न्यूज चैनल सुधर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज के दिन उनका बिजनेस मॉडल ही यही है कि सरकार से पैसे लो और फिर न्यूज चलाओ, इसलिए वो इतने सारे सब सरकार की तरफ टिल्ट करते हैं। और एक बार ये बंद करोगे तो कई सारे न्यूज चैनल्स का बिजनेस मॉडल खत्म भी हो जाएगा, न्यूज चैनल्स बंद भी होंगे, लेकिन जो दोबारा राइज करेंगे आई थिंक वो एक्चुअली में जर्नलिज्म करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक स्टेट फंडेड मीडिया हाउस चाहिए, जैसे कि डीडी न्यूज़, जो टैक्स पेयर मनी पे फंडेड हो, लेकिन वो पैसा सरकार के थ्रू डाइवर्ट करके ना जाए वहाँ पे, जैसे बीबीसी के साथ होता है, डॉयचे वेले के साथ होता है जर्मनी में। ये सारे टैक्स पेयर फंडेड हैं, बट नॉट इन द सेंस कि आप सरकार उन्हें पैसे दे रही है, बल्कि लोग डायरेक्टली उन्हें फंड कर रहे हैं। जर्मनी में हर महीने एक पेमेंट देनी होती है कुछ 20-30 यूरो की हर किसी को, हर हाउस होल्ड को, कि ये पैसा इस मीडिया हाउस के लिए जा रहा है ताकि वो अपना जर्नलिज्म कर पाएँ। बीबीसी के साथ भी ऐसा ही है, और ये पैसा डायरेक्टली उनके पास जाता है, सरकार के थ्रू होते हुए नहीं जाता।
तो इससे हम डीडी न्यूज़ को आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग मीडिया हाउस बना पाएंगे जो जनता के इश्यूज उठाए, जनता के मुद्दों पर बात करे, और सिर्फ ये 2 चीज़ें करने से पूरा मीडिया लैंडस्केप सही हो जाएगा। क्या ध्रुव राठी कभी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा? नहीं, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें। एक चीज जो मैं पर्सनल डिलेमा फेस करती हूँ कि क्या मैं एक क्रिएटर हूँ, क्या मैं एक जर्नलिस्ट हूँ? कभी आपके दिमाग में ये थॉट आया, और कैसे इस चीज को अपने आप को क्या बताते हो जब ये थॉट सोचते तो मैं तो अपने आप को एजुकेटर और क्रिएटर ही बताता हूँ, क्योंकि आई फील लाइक कि जो भी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसके पीछे हार्ड वर्क है बहुत से जर्नलिस्ट का, बहुत से जर्नलिस्ट जो ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो, और उनका नाम कभी इतना ज़्यादा सामने आता नहीं है। तो आई वुड से कि आई एम द सेकेंडरी सोर्स हियर। हाँ, बट फॉर इन योर केस आई फील लाइक यू आर द प्राइमरी सोर्स ऑल्सो समटाइम्स, बिकॉज यू गो ऑन द ग्राउंड एंड रिपोर्ट। तो आपके लिए दोनों चीज़ें एप्लीकेबल है आई थिंक। बट जब तक तुम्हारे पास मीडिया का कार्ड नहीं होता, हाँ, या तुम्हारा इंस्टीट्यूशन मीडिया की तरह रजिस्टर्ड नहीं होता, हाँ हाँ हाँ, तो तुम टेक्निकली जर्नलिस्ट नहीं हो अच्छा इंडिया में। अच्छा। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन तो है आप वहाँ पे। बोल लो, कहने के लिए आप क्रिएटर बोल लो अपने हाँ। आप को। इसीलिए हम क्रिएटर बोलते हैं, बट लोग कमेंट्स में जर्नलिस्ट लिखते हैं। हाँ। अब वो लोग असल में लोग उनसे कंपेयर करते हैं मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट से, तो ऑफ कोर्स उन्हें हमारा काम ज़्यादा जर्नलिज्म ओरिएंटेड लगता है एज कंपेयर टू जो भी जर्नलिस्ट कर रहे हैं आज के दिन, जो न्यूज़ एंकर्स कर रहे हैं। वो तो ये डिस्टिंक्शन भी ज़रूरी है आई थिंक न्यूज़ एंकर्स और जर्नलिस्ट में। कैसे डिस्टिंक्ट करोगे दोनों न्यूज़ को? एंकर्स वो लोग हैं, वो भी एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। हर रोज़ 9 बजे आकर किसी चीज़ पर डिबेट करनी है। They're doing more of an entertainment thing, I would say, कि rather than journalism. एजुकेशन पे क्या चेंज चाहिए? एजुकेशन थोड़ा और मुश्किल है क्योंकि अभी AI की वजह से कई सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली मैं कहूँगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनको लोगों को सोचने पर मजबूर किया जाए, रट्टा मारने पर ना फोकस किया जाए। सुनने में बड़ा सिंपल चेंज लगता है ये, लेकिन थोड़ा इम्प्लीमेंट करना ऐसे काफ़ी मुश्किल है कि कैसे टीचर्स को ट्रेन करना है कि वो बच्चों में क्यूरियोसिटी को जगाएं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएं। थैंकफुली मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ा था जहाँ पर ये सारी चीज़ें इंडिया में, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो पता नहीं उन पे क्रैक डाउन करने लग जाए। जहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव एजुकेशन प्रमोट किया गया था। स्कूल को बोले आपने ध्रुव राठी को प्रोड्यूस किया है, आप एंटी नेशनल स्कूल है। बोल सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये सारी वैल्यूज को सिखाना जरूरी है स्कूल में। इवन थिंग्स लाइक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक सेंस, कि स्कूल के बच्चों को ही सिखाया जाए कि उन्हें कूड़ा साफ करने के लिए ले जाया जाए, और अपना सफाई कैसे मेंटेन करनी है अपने आसपास, और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और कंटेंट क्रिएशन में तो आई थिंक क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, तो आई थिंक मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा हूँ चेंज लाने की, एंड आई थिंक इट हैज़ मेड अ डिफरेंस। कि जब मैंने एजुकेशनल वीडियोस बनाने शुरू किए थे कोई भी और नहीं बना रहा था, और आज देखिए आप हैं, इतने सारे लोग हैं, आकाश बैनर्जी, रवीश कुमार भी यूट्यूब पर आ गए हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में ऑलरेडी आई फील लाइक बेटर है कई और कंट्रीज से, क्योंकि अमेरिका में भी इतना स्ट्रॉन्ग जर्नलिज्म नहीं देखा जा रहा है यूट्यूब पर जितना इंडिया में देखा जा रहा है। तो यहाँ आई फील लाइक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। डू यू पे फॉर न्यूज़, ध्रुव? I pay for some news organizations, yeah. Are you comfortable in naming them? लोग बोलेंगे फंडेड है या नहीं, लेकिन मैं फंड कर रहा हूँ, अगर मैं उन्हें पे कर रहा हूँ तो। न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे द वायर हो गया, स्क्रॉल हो गया। Even I believe that people should pay to keep news free, and these organizations are doing work which is not sponsored by any party. That's why I said कि ऐसा मॉडल होना चाहिए कि लोग डायरेक्टली पे करें, और नॉट बाय, आई थिंक ये
चॉइस भी नहीं होनी चाहिए टू सम एक्सटेंट। आई फील लाइक कि अगर आप इतना कमा रहे हो तो आई थिंक सबको बाय लॉ फंड करना चाहिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, जस्ट सो कि जनता के मुद्दे उठाए जा सकें और हमारी आवाज़ वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके मीडिया लैंडस्केप में। ये आप बहुत कंट्रीज ट्रैवल करते हो, व्हाट आर थिंग्स दैट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज? बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं 2-3 एग्जांपल्स बताता हूँ। एक है, पहला है रवांडा का देश। अफ्रीका को लोग इमेजिन करते हैं कि बहुत ही बैकवर्ड होगा या कुछ होगा, लेकिन रवांडा जितना साफ देश शायद ही मैंने कहीं देखा है। और उसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि वो इतना साफ क्यों है। उनकी गवर्नमेंट ने एक दिन डिसाइड किया कि हर महीने एक जो सेकंड सैटरडे होगा, उस सैटरडे को हर कोई बाहर आएगा और अपने आसपास साफ सफाई करेगा, अपने घरों से बाहर निकल के, अपने सोसाइटीज़ में, अपने लोकल उसमें, और गवर्नमेंट उस चीज़ को प्रमोट करेगी। और हर महीने रेगुलरली उन्होंने ये किया। इसका नाम उमुगांडू है, ऐसा करके, उमुगांडा ऐसा कुछ है। और रेगुलरली उन्होंने ये किया। उनके सारे सरकार के मिनिस्टर सिर्फ दिखावे के लिए झाड़ू लगाने नहीं आए, एक्चुअली में उन्होंने साफ सफाई करी। और सरकार ने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गार्बेज ट्रक्स भी जगह जगह पर बुलाए, और यही रीज़न है कि इतना साफ हो पाया उनका देश। क्योंकि लोग सिर्फ अपने घर को साफ रखने की सोचते हैं, लेकिन घर के बाहर ही चारों तरफ कूड़ा पड़ा होता है, उसे कोई साफ नहीं करता है। तो ये एक ऐसी, सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ ने ऐसी क्वालिटी बिल्ड कर दी लोगों के अंदर। एंड आई थिंक ये इंडिया में किया गया तो बहुत जल्दी चेंज आएगा। इनफैक्ट इंडिया में लोग सोचते हैं कि मैं कचरा करूंगा और कोई और उसे आके उठाएगा। यही दिक्कत है कि कोई और जो मेरे से कम स्टेटस का है वो उस कचड़े को उठाने। और ये माइंडसेट बड़ी जल्दी चेंज हो जाएगा अगर किसी बड़े पॉलिटिशियन ने या इन्फ्लुएंसर ने शुरू कर दिया ना। तो मैं खुद भी सोचता हूँ कि कभी मुझे लगता है कि मुझे शायद खुद ही ये कैंपेन शुरू कर देना चाहिए और हर महीने दिखाना कि मैं कर रहा हूँ ये चीज़, और लोग साथ में जुड़े, तो आई थिंक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। जर्मनी में कूड़ा होता है। जापान का एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे डस्टबिन्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा। हाँ, इवन देन वो बहुत साफ देश है, क्योंकि वहाँ पे एक और फिर से लोगों की हैबिट है कि अगर कुछ भी खाया है, कुछ भी प्लास्टिक का पैकेट है, अपने बैग में डाल लेना है, अपनी पॉकेट में डाल लेना है, घर पहुंचोगे तब डस्टबिन में डालना उसे। लोगों को लगता है ना कि साफ सफाई रखनी है तो डस्टबिन सरकार लगाए, नहीं, वो भी तरीका नहीं है। लोगों का माइंडसेट, कुछ चीज़ों में एक्चुअली में लोगों का बिहेवियर माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में सही में सरकार की गलती नहीं है। और कोई कंट्री का एग्जाम्पल? एक और एग्जाम्पल हो सकता है अर्बनाइजेशन और अर्बन डिज़ाइन। इस केस में पेरिस और आई थिंक अब न्यूयॉर्क में जोरान ममदानी काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं कि ट्राइंग टू रिमूव एज मैनी कार्स फ्रॉम द सिटीज एज पॉसिबल। हाँ, ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ पोल्यूशन कम करने के लिए बल्कि लोगों को हेल्दी बनाने के लिए भी। और इट जस्ट मेक सेंस कि जब कोई भी जगह और वॉकेबल बन जाती है, फुटपाथ्स आते हैं और लोग साइकिल से छोटे मोटे डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं, तो अपने आप इतनी सारी गाड़ियां सड़कों से हट जाती हैं, शहर की हवा साफ हो जाती है और मज़ा आता है ऐसे शहर में रहने में एक्चुअली में, कि जहाँ पे आप बाहर बस निकलो और घूमने जा सको बिना गाड़ियों के, बिना शोर शराबे के और पोल्यूशन के। आई फील लाइक अभी इंडिया में तो एक घर होगा, उसकी 5 गाड़ियां होंगी। हाँ, और वो 5 गाड़ियां रोड में लगी हुई होंगी। हाँ, तो कोई जगह नहीं है वॉकिंग के लिए, कोई जगह नहीं है फॉर लेजर। एग्जैक्टली। हाँ, कहीं भी जाना है गाड़ी निकाल के जाना पड़ता है गाड़ी से। जबकि होना ऐसा चाहिए कि 90% चीज़ें, जैसा यूरोपियन शहरों में यही होता है कि 90% चीज़ें जो आपको घर से बाहर निकल के करनी है वो आप पैदल चल के कर सकते हो। कहीं दुकान पे कुछ खरीदने जाना है, सिनेमा हॉल में जाना है, या पैदल या साइकिल। जहाँ मैं रहता हूँ मैं कोई गाड़ी ओन नहीं करता, तो मैं साइकिल के थ्रू सिनेमा हॉल तक जा सकता हूँ, मॉल तक जा सकता हूँ, शॉपिंग करने जा सकता हूँ, किसी रेस्टोरेंट में खाने जा सकता हूँ। और इंडिया में बढ़ावा दिया जाता है एक गाड़ी ओन करने को। हाँ, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है गाड़ी। हाँ। Who is Dhruv's audience?
आई थिंक इतना बड़ा नंबर है तो there's all kinds of people. बच्चे भी हैं, जब मैं जाता हूँ इंडिया में कहीं पे तो जो लोग मुझे पहचानते हैं उसमें बच्चे भी आते हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं, यंगस्टर्स भी आते हैं और कई बुजुर्ग लोग भी आते हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी मिक्स्ड एट दिस पॉइंट. बट जैसे आप इनसाइट्स देखते हो जब कितना परसेंट ऑडियंस 18 to 24% है, 25 to 35% मेजॉरिटी इज बिटवीन 25 to 35. ओके. हाँ, माय एज बेसिकली. हाँ. अच्छा, एक चीज जो ध्रुव को कहते हैं कि भाई आपके पास कांग्रेस की फंडिंग है, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है, हर कमेंट दूसरा कमेंट यही लिखा हुआ आता है. आई वांट टू अंडरस्टैंड द ब्रेकअप ऑफ अ ध्रुव राठी बिजनेस. आई डोंट वांट टू नो द एग्जैक्ट नंबर्स. आई वुड से कि 1/3 comes from AdSense, 1/3 from sponsorships, and the other 1/3 from my online courses. ओके, तो इक्वली स्प्लिट है. अप्रोक्सीमेटली इक्वली है, थोड़ा चेंज होते रहता है ये मंथ बाय मंथ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यही है. और AI फिएस्टा को अलग बिजनेस कंसिडर. AI फिएस्टा अलग बिजनेस है. हाँ. आउट ऑफ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किस पे सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो? आई थिंक इक्वल होगा तीनों पे. यूट्यूब पे शायद सबसे ज्यादा है. ठीक है. ट्विटर तो इलॉन मस्क ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है. हाँ, इस पे बात करते हैं कि ट्विटर कैसा पूरा था. खराब करके रख दिया है उसने. क्या क्या बकवास करते रहता है वो, मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल. सबसे पहले ब्लू टिक वाली चीज जो करी कि सारे ट्रोल्स के पास अब ब्लू टिक आ गया है और जो जेन्युइन लोग हैं उनके पास ब्लू टिक चला गया है. हाँ, इससे एक तो पूरा वो एल्गोरिथम खराब हो गया और दूसरा वो ये जो ग्रॉक के साथ कर रहा है कि कोई भी किसी के कपड़े उतार सकता है वो करके. हाँ, इसे एक सेमी पॉर्न वेबसाइट बना दिया है उसने ट्विटर को. हाँ. और तीसरा ये जो मोनेटाइजेशन वाली चीज करी, अब हर कोई बस ऐसे ट्वीट्स करता है जो कॉन्ट्रेरियन हो टू द मेजॉरिटी ओपिनियन, रेज बेट करने के लिए हो और जिससे कि ज्यादा पैसे मिले बस. हाँ. जबकि इलॉन मस्क बोलता है कि मैं वो प्लेटफॉर्म को और ओपन बनाना चाहता हूँ, पर वो उसका इफेक्ट उल्टा है निकल के आया. हाँ. कई बार ट्विटर खोला ऐसा लगता है कि पॉर्न वेबसाइट खुल गई है. हाँ, एग्जैक्टली. बहुत लोग हाइप अप करते हैं इलॉन को, लेकिन मुझे तो बंदा ठीक नहीं लगता. क्या चीजें, मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं इलॉन मस्क? वो इतना उसने खुद से कुछ नहीं किया है. ही हैज, उसके पास पहले से पैसा था, उसने उसका इस्तेमाल करके कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया. बट आई थिंक ही इज नॉट द टैलेंट बिहाइंड टेस्ला और स्पेसएक्स और एनी ऑफ द थिंग्स ही हैज डन. उसके पॉडकास्ट सुनोगे, जिस तरीके की बातें वो करता है उससे पता लग जाता है उसे कितनी नॉलेज है चीजों के बारे में, जो कि ज्यादा नहीं है. हाँ. ध्रुव, हमको पता चला कि जो आपके अंदर इन्वेस्टिगेटर है वो एक इंसान की वजह से है जिनकी बुक्स आप बहुत पढ़ते थे. हाँ. सत्यजीत रे की फेलूदा स्टोरीज हम आपके लिए लेके आए. आपको थोड़ा सा और रिसर्च करनी चाहिए थी. थैंक्स अ लॉट फॉर दिस गिफ्ट. हाँ. बट सारी फेलूदा की स्टोरीज आपने पढ़ी हुई सारी पढ़ी हुई है मैंने. तो ये अब बेबी के लिए और साथ ही में एक टिंकल भी है जो थैंक्स अ लॉट. ये अभी भी चलती हैं. ये हमने थोड़ा सा अमर चित्र कथा रिलीज करती है इसको. अच्छा. तो उनकी रेंडिशन है, ओरिजिनल नहीं है. हाँ. एक ये है. और क्योंकि गांधी नेहरू आप पढ़ चुके हो, हाँ, तो एक बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बुक है. ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी. तो ये भी आप पढ़े. ये हमारी टीम से आपके लिए है. बहुत काम दे दिया है आपने. बहुत सारा होमवर्क दे दिया है. नहीं, जेन्युइनली, लेकिन मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. मैं अभी भी हर महीने कोशिश करता हूँ कि एक बुक पढूं. कौन सी पढ़ी लेटेस्ट अच्छी? लेटेस्ट अभी एक किताब थी फैक्टफुलनेस करके. हाँ, जानते हो आप उसे? सुना है मैंने उसके बारे में. हाँ, वो काफी अच्छी लगी मुझे उससे. थैंक यू ध्रुव, इतना ही समय था हमारे पास. आई होप आपको इस कॉन्वर्जेशन से कुछ सीखने को मिला हो. अगर मिला तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख के जाना. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.